आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है जैविक विविधता। जैविक विविधता की अगर बात करें तो नाम से स्पष्ट है जैविक, और दूसरा शब्द विविधता। विविधता मीन्स विभिन्नता, किसके अंदर? जीवों के अंदर। तो हम जानते हैं इस पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा, यानी कि बहुत ही संख्या में या बहुत ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि पृथ्वी पर पौधे या जंतुओं की बहुत अधिक संख्या में बहुत प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। ये जो बहुत अधिक संख्या और बहुत अधिक प्रकार है जिसमें इस पृथ्वी पर जीव पाए जा रहे हैं, इसी को कहते हैं अपन जैविक विविधता। तो जैविक विविधता की हमने परिभाषा बनाई कि पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जीवों की संख्या और प्रकार। इस पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जीवों की संख्या और प्रकार को ही जैविक विविधता या जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता की अगर अपन बात करें तो मैं आगे बताऊंगा आपको। हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर लगभग 30 मिलियन या 300 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और जितने जीव ज्ञात हैं उनसे लगभग 50 से 100 गुना तक अज्ञात हैं या विलुप्त हैं। अगर अपन एक तुलनात्मक बात करें पौधे की और जंतुओं की, पादपों की और जंतुओं की, तो अब तक लगभग 17 लाख जीवों को खोजा जा चुका है। अब तक लगभग 17 लाख जीवों को खोजा जा चुका है। कितने? 300 लाख। 300 लाख जीव हैं, और इन 300 लाख की अगर हम बात करें तो इसमें से केवल 17 लाख ही जीवों को अपन खोज चुके हैं। यानी 17 लाख सजीवों के बारे में अब तक अपन अध्ययन कर चुके हैं, और जिनमें से 12 लाख प्रकार के या 12 लाख जंतुओं का अध्ययन कर चुके हैं, और 5 लाख पादपों का अध्ययन हम कर चुके हैं। एक मैंने आपको बेसिक सी जानकारी दी कि जब अपन जैव विविधता की बात करते हैं तो जैव विविधता हमारी पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है। तो इस जैव विविधता यानी कि जो जीवों की विविधता है या जीवों की संख्या है वो लगभग 30 मिलियन या 300 लाख है, जिसमें से केवल 17 लाख 1.7 मिलियन सजीवों का ही अपन अध्ययन कर चुके हैं, और उनमें से 12 लाख 1.2 जो मिलियन है उन जंतुओं का अध्ययन कर चुके हैं, और 5 लाख अभी पौधों का ही अध्ययन कर पाए हैं। इतनी वैरायटियां हैं कि अध्ययन करने में हमें बहुत अधिक समय, बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अब अगर हम बात करें दूसरे शब्द की ओर, वो है नाम पद्धति। जैसे एक उदाहरण से हम समझें इस बात को कि एक पौधा है, इसका नाम है ब्रायोफिलम। ये जो ब्रायोफिलम पादप है, ये ब्रायोफिलम एक वैज्ञानिक नाम है, पादप का वैज्ञानिक नाम। लेकिन अगर अपन इसके सामान्य नाम की बात करें या स्थानीय नाम की बात करें तो इसे अपन पत्थरचट्टा कहते हैं। तो पत्थरचट्टा या पत्थरचट्टा जो है वो एक स्थानीय नाम है, स्थानीय लोगों के द्वारा दिया गया है। जैसे अपन कहें कि अपने यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अगर अपन विदेश में जाके पत्थरचट्टा पत्थरचट्टा बोलेंगे तो शायद कोई समझ नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब
नाम इस प्रकार का होना चाहिए जिसको सभी जीवों के द्वारा पहचाना जाए, और जो नाम है वो उसके गुणों के आधार पर, उसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। अर्थात जब हम उस नाम को लें या उस नाम के बारे में हम बताएं तो हमें उस पादप के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो, तो वो नाम जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, या उस नाम को देने के लिए हमने नाम पद्धति, एक ऐसी पद्धति बनाई जिसमें किसी भी पादप या जंतु का जो नाम है वो एक ऐसा नाम दिया जाता है जिसको पूरे विश्व में या पूरे विश्व के लोगों के द्वारा जाना जाता है। तो नाम पद्धति क्या है? प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। जैसे मैंने आपको बताया स्थानीय भाषा में पतझटा कह रहे हैं, लेकिन अगर अपन एक ऐसा नाम दें, क्या मानक नाम, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है, तो हमने क्या किया, पतझटा नहीं कह के हमने एक ऐसा नाम दे दिया। क्या नाम दिया हमने? ब्रायोफिलम, जिसको आज पूरा विश्व जानता है। यदि आप पौधा लेके जाओ और या आप कहो अपने मुंह से किसके बारे में, ब्रायोफिलम के बारे में, तो अपने आप ही आपके मस्तिष्क में ब्रायोफिलम का चित्र और उसके कुछ लक्षण या उसकी संरचना आपके दिमाग में अपने आप आ जाती है। तो ये होता है नाम पद्धति। तो नाम पद्धति क्या है? किसी भी जीव का एक ऐसा मानक नाम है जिससे वह उसी नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। तीसरा वर्ड है पहचान। तो अगर आपने किसी भी जीव का सही वर्णन किया है और उस जीव को उसी नाम से जाना जाता है, जब जीव का वर्णन सही हो और हम जीव का सही नाम जानते हो, वर्णन सही हो और सही नाम हम जानते हो, तो उसे कहते हैं अपन पहचानना, कि हम उस जीव के बारे में, उस पादप या जंतु के बारे में पहचानते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, अभी दोबारा एग्जांपल दे रहे अपन ब्रायोफिलम। तो यदि अपन बात कर रहे हैं ब्रायोफिलम की, तो ब्रायोफिलम के किसके बारे में, वर्णन, ब्रायोफिलम का वर्णन हम जानते हैं और ब्रायोफिलम का हम सही नाम जानते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, हम ब्रायोफिलम को पहचानते हैं। जैसे हमारी बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं में मनुष्य है, तो मनुष्य के लिए जो वैज्ञानिक नाम या विशेष नाम दिया जाता है जिससे उसको पूरे विश्व में पहचाना जाए, वो क्या है, होमो सेपियन। तो पूरे विश्व में जब हम बात करेंगे मनुष्य की, तो मनुष्य के लिए स्पेसिफिक वर्ड हो गया होमो सेपियन। तो जैसे ही अपन होमो सेपियन कहेंगे तो तुरंत हम पहचान जाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं पहचान। अब जब पहचानने की बात आती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जो जंतु हैं, लाखों की संख्या में जंतु हैं, लाखों की संख्या में पौधे हैं। तो अगर दोनों का सम्मिलित नामकरण किया जाए तो उसमें समस्याएं आ सकती हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई हम पौधों का नामकरण करने के लिए अलग से नियम और संस्था बना देते हैं, और ऐसे ही हम जंतुओं के नामकरण के लिए एक अलग से संस्था नियम बना देते हैं। तो वैज्ञानिकों के द्वारा पौधों के नामकरण के लिए ICBN बनाई गई और जंतुओं के नामकरण के लिए ICZ। इसका पूरा नाम क्या है? ICBN इंटरनेशनल
नोमेनक्लेचर। और इस नाम में केवल जेड चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो यहां क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से पादपों के नामकरण के लिए ICBN का गठन किया गया और जंतुओं के नामकरण के लिए ICZN का गठन किया गया। अब हम आगे बात करते हैं कि ICBN और ICZN दोनों के द्वारा पादपों और जंतुओं के नामकरण को सुझाया गया और ये बताया गया कि किस तरह से हम किसी भी पादप का या जंतु का नामकरण रखेंगे। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम इससे आगे कुछ और बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला वर्ग, ये अपने वर्गीकरण। वर्गीकरण, दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, और दूसरा वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। तो हम एक सिंपल सी बात करें कि हमारी इस पृथ्वी पर जब हम देखें कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, पादप है, मनुष्य है, कई प्रकार के जंतु हैं, लेकिन जैसे ही हम कुत्ते का नाम लेते हैं, बिल्ली का नाम लेते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में तुरंत उस कुत्ते की, बिल्ली की कुछ संरचना या उसके कुछ गुण हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं और हम पहचान जाते हैं कि हाँ भाई हम इस प्रकार के किसी जीव की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन सभी को एक साथ मिला दें और एक साथ मिलाकर फिर हम बात करें तो क्या हम जीव के बारे में अध्ययन कर पाएंगे? हम जीव के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्गीकरण बहुत सिंपल सा वर्ड है और वर्गीकरण में कोई भी जो जीव है उसके कुछ दृश्य गुणों के आधार पर, कि हमने उसके अंदर कुछ ऐसा गुण देख लिया कि उस गुण के आधार पर हमने उस जीव को एक अलग कैटेगरी में रख दिया। तो परिभाषा कि वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से क्या करते हैं, जीवों के दृश्य गुणों के आधार पर जो हमने गुण देखे हैं उनको बिल्कुल सरल रूप में दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में क्या कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे 2-3 जानवर हैं, उनमें एक ही तरह के हमें गुण नजर आ रहे हैं तो उन्हें एक साथ रख दिया। फिर 2-3 तरह के जानवर हैं, उनमें एक तरह के गुण नजर आ रहे हैं, उनको एक साथ रख दिया। तो केवल उनमें कुछ गुण देखे, सिमिलरिटीज देखी, हमने समानता देखी, उस आधार पर उनको रख दिया। दूसरे प्रकार के जीव उनमें कुछ सिमिलरिटी देखी, उस आधार पर हमने उनको एक अलग वर्ग में रख दिया। तो इसे कहते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की परिभाषा, वर्गीकरण का मतलब क्या है? वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें अपन सरलता से कुछ दृश्य गुणों के आधार पर जीवों को एक सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत करते हैं, उसे वर्गीकरण कहते हैं। अब प्रश्न आता है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, अगर अपन वर्गीकरण नहीं करेंगे, जीवों को अलग अलग बांटेंगे, तो एक साथ कई जीवों का अध्ययन करने में हमें असुविधा महसूस होती है और उस जीव का वर्गीकरण करने में हमें बहुत अधिक समय लग जाता है। तो इसके लिए हम जीव का वर्गीकरण करते हैं। तो ये मेरा दूसरा प्रश्न और उसका आंसर। उसके बाद अगला और लास्ट वर्ड है टैक्सा। जैसे अपन दिमाग में एक वर्ड लेके आए,
एक जानवर का नाम लिखा है कुत्ते का, तो कुत्ते का जैसे ही नाम लिखा है तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आती है अरे कुत्ता, तो कुत्ते की संरचना दिमाग में आती है, कुत्ते के कुछ गुण हैं वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो ये हाँ, तो देखिए अगला वर्ड है टैक्सा। तो टैक्सा को समझने के लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुत्ते के बारे में हम कहें या बिल्ली के बारे में कहें तो अपन के दिमाग में तुरंत एक बात आती है कि हाँ भाई कुत्ता कैसा है, तो मस्तिष्क में कुत्ते के बारे में या कुत्ते के गुणों के बारे में, या बिल्ली है बिल्ली के गुणों के बारे में हम कुछ लक्षणों को या कुछ संरचना को उसके अंदर हम देख लेते हैं। तो ये जो हम गुण देखते हैं या कुछ लक्षण उसके अंदर हम देखते हैं जो हमारे मस्तिष्क में है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि उसका संबंध उस वर्ग से है। तो हमने एक शब्द यूज किया कि हमने कुत्ते के अंदर क्या देखे, कुछ गुण देखे, और गुण के आधार पर हमने क्या कहा कि इसका संबंध इस वर्ग से है। और ये जो हमने कहा किसके आधार पर कि जीव के अंदर जो गुण है, गुण के आधार पर हमने किसी जीव जंतु या पौधे के बारे में हमने बताया कि गुण के आधार पर हमने ये बताया कि इस जीव का संबंध इस वर्ग से है। तो ये जो वर्ग है इसी का वैज्ञानिक नाम या वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में इस वर्ग को टैक्सा कहते हैं। तो टैक्सा क्या है? टैक्सा एक वर्ग ही है जिसमें हम जीवों को उनके गुणों के आधार पर पहचानते हैं। तो गुणों के आधार पर यदि अपन बात करें तो हम कहते हैं कि हम जो है जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं, विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे हम बात करें पादप की, तो पादप भी क्या है? एक टैक्सा, एक वर्ग है। क्योंकि जैसे पौधा कहते हैं अपन, तो पौधे के अंदर कुछ लक्षण हैं जो सीधे हमारे दिमाग में आते हैं और इससे हम कह देते हैं कि हाँ इसका संबंध उस वर्ग से है या उस टैक्सा से है। अगला, ये जो मैंने आपको जानकारी दी, अब ध्यान से समझिए कि मैंने आपको बताया नाम पद्धति, मैंने आपको बताया पहचानना, मैंने आपको बताया वर्गीकरण, मैंने आपको बताया कुछ विशेषताएं या कुछ गुण। तो जब हम इन सब को किसी भी पादप, किसी भी जंतु के बारे में एक साथ मिलाकर बात करते हैं तो ये सम्मिलित रूप से कहलाता है टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण। यदि ये वर्गीकरण पादप के विषय में है तो उसे कहते हैं अपन प्लांट टैक्सोनॉमी, और यदि यही वर्गीकरण किसी जंतु या जंतुओं के संदर्भ में है तो उसे कहते हैं एनिमल टैक्सोनॉमी। इस पाठ में हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में। ये अभी तो केवल हम सिंपल जो जानकारी आपको देंगे वो किसके बारे में देंगे? टैक्सोनॉमी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अब समझिए आप, ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टैक्सोनॉमी। वर्गी की हिंदी में बोलते हैं
या इसे बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान। टैक्सोनॉमी जो वर्ड है या टैक्सोनॉमी जो नाम है वो एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, A.P.D. कैंडोले। A.P.D. कैंडोले ने सबसे पहले हमें वर्गीकरण के बारे में बताया। उन्होंने इस वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी के संबंध में एक बुक लिखी जिसका नाम है थ्योरी एलिमेंटिया डिला बोटेनिका। तो कैंडोले की पुस्तक जिसके अंदर हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं वो है थ्योरी एलिमेंटिया डी ला बोटेनिका। डी ला बोटेनिका। अब टैक्सोनॉमी है क्या? तो देखिए, बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी, या हम ये कहें कि टैक्सोनॉमी में हम निम्न बातों का अध्ययन करते हैं। किन बातों का अध्ययन करते हैं? नंबर 1, सबसे पहला वर्ड है आइडेंटिफिकेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया पहचान। तो जीव को या जीव का यदि सही वर्णन है और हम जीव का सही नाम जानते हैं तो उसे कहते हैं पहचान। तो यदि हम जीव के पहचानने की बात करें तो पहचानना किसके अंदर आता है? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। यानी कि टैक्सोनॉमी में जब अपन किसी भी पादप की या जंतु की बात करते हैं तो उसमें पहला शब्द है पहचानना, कि हम या हमें उस जीव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, क्लासिफिकेशन मीन्स उसका वर्गीकरण। जो जीव है उसको कुछ दृश्य गुणों के आधार पर हम विभाजित या वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं। तीसरा, नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। अभी आपको बताया मैंने नामकरण या नामकरण पद्धति के बारे में। और चौथा, एफिनिटीज मीन्स उसके अंदर उपस्थित कुछ विशेषताएं, विशेषीकरण। और जो एफिनिटीज है वो आपस में संबंधित होती है इंटर रिलेशनशिप। जो आंतरिक संबंध है जीवों के अंदर, उन संबंधों का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। तो अगर अपन किसी जीव को पहचान रहे हैं, उसके क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की, उसके नामकरण की बात कर रहे हैं, उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो ये सम्मिलित रूप से ही, या अपन कहें कि हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत इन गुणों का एक साथ अध्ययन करते हैं वो कहलाती है टैक्सोनॉमी। दूसरा जो वर्ड है वो है सिस्टेमैटिक्स, जो वर्गीकरण से संबंधित है। सिस्टेमैटिक्स, और सिस्टेमैटिक्स जो नाम है वो किसने दिया था? लीनियस। लीनियस ने हमें सिस्टेमैटिक्स के बारे में बताया था। अब आपके दिमाग में आएगा सिस्टेमैटिक्स होता क्या है? तो सिस्टेमैटिक्स में हम
जो जीव है या सजीव है उसके आकार की लक्षणों का अध्ययन करते हैं। आकारी लक्षणों की अगर हम बात करें, जैसे कोई पौधा है, उसका रूट है, लीव्स है, ठीक है, स्टेम है, ये जो सब है, इन सब का जो अध्ययन करते हैं वो क्या है, सब इनका आकारिकी अध्ययन है। ये इसके अंतर्गत है, सिस्टेमेटिक्स के अंतर्गत है। यदि हम किसी जीव के आकारिकी लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं अपन सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स वर्ड किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। लास्ट वर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो है नियो सिस्टेमेटिक्स। एक शब्द और आता है जो हमने बात की थी, इंटर रिलेशनशिप। तो यहां पर सिस्टेमेटिक्स की जब डेफिनेशन आती है तो उसमें अपन ये बात और कहते हैं स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन भी क्या कहलाता है, सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। तो दो परिभाषाएं हो गई इसकी, आपसी संबंधों के अध्ययन को भी क्या कहते हैं अपन, सिस्टेमेटिक्स कहते हैं, या जीव का जो अपन आकारी लक्षण है उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसे भी क्या कहते हैं अपन, सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। तो नियो सिस्टेमेटिक्स है, ये जो शब्द है ये दिया था जूलियन हक्सले। जे हक्सले नामक वैज्ञानिक ने नियो सिस्टेमेटिक्स शब्द का उपयोग किया था। नियो सिस्टेमेटिक्स का दूसरा नाम है बायोसिस्टेमेटिक्स। इसके अंतर्गत हम जीव के संपूर्ण या समस्त लक्षणों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो आकारिकी लक्षण हो, चाहे उसका कार्यकी लक्षण हो, चाहे उसका भ्रौणिकी लक्षण हो, कोई भी तरह का लक्षण हो, उस सभी लक्षणों का एक साथ अध्ययन हम करते हैं इसके अंदर, नियो सिस्टेमेटिक्स या बायो सिस्टेमेटिक्स के अंदर। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।